हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्नर चॉइस एकेडमिक, दैट इज एलसी एकेडमिक। मैं मोहम्मद अकरम। बच्चे, आज की क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि ऑस्टिन ने बताया कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होते हैं तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाती है। लेकिन क्या उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई रिलेशन बताया? जैसा कि कूलम्ब्स ने किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया। इसके लिए दो साइंटिस्ट बायोट और सावर्ट दोनों ने मिल करके इस इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन, एक फॉर्मूला तैयार किया, जिसे हम बायोट सावर्ट लॉ के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं बायोट सावर्ट लॉ स्टेप बाय स्टेप, जिसमें इसके फॉर्मूले, इसके कॉन्सेप्ट, इसके वेक्टर फॉर्म और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस किए जाएंगे। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं बायोट सावर्ट लॉ। तो आइए देखते हैं बायोट सावर्ट लॉ। तो बच्चे देखिए, इसके लिए मान लो ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके लिए बच्चे हम लोग इसमें एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे। ये करंट एलिमेंट करंट और स्मॉल लेंथ का प्रोडक्ट होता है। तो ये हम एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे। ये जो थीटा है वो करंट एलिमेंट और इस पोजिशन वेक्टर के बीच में एंगल है, ठीक है। और आर पोजिशन वेक्टर है, यानी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द करंट एलिमेंट। तो बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है बच्चे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एलिमेंट, यानी आइडियल करंट एलिमेंट, दैट इज आइडियल, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा where theta is the angle between current element and position vector, and inversely proportional to r square, यानी distance of the point from the current element। अब अगर हम इन तीनों को क्लब कर दें, इन तीनों को मिला दें, तो बनता है dB is directly proportional to I dl sin theta divided by r square। और जैसा कि आपको पता है, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं। यहां पर हम लोग कांस्टेंट लगाते थे k I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। यहां जो k है, इस k की जो वैल्यू होगी वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू 10 to the power of -7 होता है। यहां पर जो म्यू नॉट है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का होता है, एबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैसे ही ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, जिसका मतलब है कि एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस तरह से हमारे पास ये dB का जो फॉर्मूला बना वो बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और ये हमारा एक रिलेशन बन गया मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में हमारा एक ये रिलेशन बन गया। अब ये तो हुआ एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण, लेकिन अगर मान लो हमें इस टोटल एक गिवन लेंथ के कारण अगर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती तो क्या करते हैं? तो इसके लिए आपको पता है कि हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो हम इस रिलेशन को इंटीग्रेट करेंगे। ऑब्वियस होता है यहाँ जो इंटीग्रेशन होगा वो dl का होगा, यानी लेंथ के रिस्पेक्ट में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बायोट और सावर्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं बायोट सावर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म इसलिए क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये भी एक फोर्स है और फोर्स जितने भी होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें बायोट सावर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, देखिए, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो हमें यहाँ पर डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये जो एन कैप है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। अब इसे और समझने के लिए बच्चे क्या करो, आप यहां पर क्या करो, आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसमें क्या करो, r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, r से क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये dl इंटू r इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब हो जाएगा इंटू एन कैप।
देखो क्लियरली अगर आप इसको देखो ध्यान से, तो ये डीएल है, आर है, साइन थीटा एन कैप है, तो क्या ये ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट फॉर्म, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला नहीं बता रहा? यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, है ना, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा एन कैप। तो इसी तरह से ये जो है डीएल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और ये हो जाएगा डीएल और क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो इस तरह से ये डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब बन जाएगा, और ये बन जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ का ये बन जाएगा वेक्टर फॉर्म। अब आप देखो कि अगर dB इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ DL एंड R, तो ऐसे सिचुएशन में जो dB की डायरेक्शन होगी उसको समझने के लिए आप इसको देखो, अगर ये मान लो वेक्टर DL है और ये वेक्टर R है, और अगर ये दोनों एक ही प्लेन में है, तो dB जो होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में DL और R वेक्टर है। इसको समझने के लिए हम लोग राइट हैंड को भी यूज कर सकते हैं। तो राइट हैंड में क्या होगा बच्चे कि ये जो DL है वो फर्स्ट फिंगर बन जाएगा, और R जो है वो मिडिल फिंगर बन जाएगा। तो ये जो थंब है आपका DB की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, यानी R और DL एक प्लेन होगा, तो ये इसके, आप देखो ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। तो DB जो है ना इसके परपेंडिकुलर हो जाता है। तो इस तरह से अगर हमें जब भी डीबी की डायरेक्शन निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, डीएल से आर की ओर जाएंगे, डीएल से आर की ओर जाएंगे। तो डीएल से आर की ओर जाने पर जो थंब है वो जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से ये हमारा बायोट-सावर्त लॉ का वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग कूलम्ब्स और बायोट-सावर्त में क्या सिमिलरिटी और क्या डिसिमिलरिटी है। अगर आप देखो तो दोनों ही एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी कूलम्ब्स लॉ भी लॉन्ग रेंज फोर्स है और बायोट-सावर्त लॉ भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। दोनों ही फील्ड की बात करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। लेकिन जहां कूलम्ब्स लॉ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक स्केलर सोर्स यानी चार्ज के कारण है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड, बायोट-सावर्त लॉ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर सोर्स यानी करंट एलिमेंट के कारण है, ठीक है। तो ये दूसरा डिफरेंस है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के ही अलोंग होती है, जबकि हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। एक और डिफरेंस दोनों में ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एंगल डिपेंडेंट नहीं होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक एंगल डिपेंडेंट टर्म है। तो ये दोनों में डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को देख लेते हैं। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, पहला तो एसआई यूनिट है, ये जो एसआई यूनिट है वो है टेस्ला, ये है टेस्ला, दिस इज कैपिटल टी, ठीक है, ये एसआई यूनिट है। और दूसरा है सीजीएस यूनिट है इसका गॉस, सीजीएस इसका यूनिट है गॉस। और इन दोनों में रिलेशन क्या बच्चे? तो दोनों में रिलेशन है कि 1G की जो वैल्यू होती है, 1G की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। 10⁻⁴ टेस्ला, या आप वो कह सकते हैं 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻+4G, है ना। ये दोनों में रिलेशन है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल ऑन बायोट-सावर्त लॉ। तो देखिए न्यूमेरिकल इसके ऊपर जैसे इसमें दिया हुआ है कि एक करंट एलिमेंट है जो ओरिजिन पर प्लेस्ड है, ये ओरिजिन हुआ, एक करंट एलिमेंट है जो ओरिजिन पर प्लेस्ड है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर और जिससे करंट जो फ्लो हो रहा है वो 10 एम्पियर है। तो हमें एक पॉइंट है जो y एक्सिस पर है जिसकी डिस्टेंस करंट एलिमेंट से 0.5 मीटर है, उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर जो I है वो आपका 10 एम्पियर है, ठीक है, और जो हमारा DL है वो हमारा 1 सेंटीमीटर है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो यूनिट कन्वर्ट जरूर करें। तो इसको SI यूनिट में ले लीजिए, तो 1 × 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। और R की वैल्यू हमारा दिया हुआ है 0.5 मीटर, दैट इज 1/2 मीटर। और थीटा जो है आप देखिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा? तो dB इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि μ0/4 पाई होता है I इंटू DL इंटू साइन थीटा अपॉन में R क्यूब, है ना, R स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 पर पावर -7, आई की वैल्यू हो गया 10, डीएल का वैल्यू हमारे पास हो गया 10 पर पावर -2 इंटू साइन 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय क्या हो बच्चे, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 ऊपर आ जाएगा, दैट इज 4, और इनटू में आप देखो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1 0 से ये -2 हट जाएगा तो -1 बच जाएगा, तो -1 और -7 -8, तो 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 टेस्ला, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख रहे हैं। ऐसे ही 1-2 न्यूमेरिकल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के सॉल्व करें और उसके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि बायट-सावर्त लॉ क्या है, उसकी स्टेटमेंट देखी, उसका फॉर्मूला देखा, उसका वेक्टर फॉर्म देखा, उसके कॉन्सेप्ट देखे, कूलम्ब्स और बायट-सावर्त लॉ के बीच में डिफरेंस देखा, और साथ ही साथ हमने इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए बायट-सावर्त लॉ के एप्लीकेशन देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का। और हाँ, आज की क्लास अगर आपको समझ में आया तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।